जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये घटना चक्र की बुक है। विशेष करके ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है ये 2025 वाला। और दोस्तों, इसमें अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र और तथ्यात्मक नोट्स आपको देखने को मिलेगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, इसके अलावा आंसर उसके डिटेल में मिलेंगे आपको देखने के लिए, और तथ्यात्मक नोट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये एलटी ग्रेड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है, और इसके अलावा जीआईसी जो परीक्षा है उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, हम इसका क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम भारतीय संविधान को पूरा कंप्लीट करेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और आप लोग चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से जितने भी इसमें टॉपिक आपको दिए हुए हैं, सारे टॉपिक को हम कंप्लीट कराएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान से। देखिए, पूर्व परीक्षा प्रश्न इसमें जितने भी पूछे गए हैं पहले के एग्ज़ाम में, वो सारे इसमें दिए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं सॉल्यूशन के साथ। तो भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? 1, 2 और 4, यानी कि एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, दूसरा है में एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, और 4 में क्या है? समाजवाद से बंधा हुआ है। ये 1, 2 और 4, ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या भी वही सेम है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र तथा समाजवाद से बंधा हुआ है, अतः विकल्प बी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही, अर्ध संघात्मक कहा जाता है। देखिए, व्याख्या देखते हैं इसकी। राजनीतिक प्रणाली एक अर्ध संघात्मक पद्धति है, इसलिए केसी व्हीलर ने भी कहा है भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी नंबर होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण। तो व्याख्या देखते हैं। सहभागी लोकतंत्र पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की तुलना में नागरिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिक समावेशी रूपों की वकालत करता है। सहभागी लोकतंत्र परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ शक्तियों के विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही के प्रति समर्पित होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती हैं, न कि किसी व्यक्ति या संस्था में। अर्थात इस लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अब इसमें यहाँ देखते हैं तथ्यात्मक नोट्स देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर। भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताएं देख लिया जाए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जहाँ राज्य यानी कि देश के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, न कि वो ये आनुवंशिकता के आधार पर होता है, ठीक है। और राजनीतिक न्याय से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहां सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है। और दोस्तों, भारत में संसदीय लोकतंत्र, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। केसी व्हीलर ने भारत को एक अर्ध संघीय राज्य कहा है। भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत क्या है? संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान को क्रियाशील संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्न विशेषताओं में कौन सी सही है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी नंबर। डी में क्या है? 1, 3 और 5, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। 3 में है स्वतंत्र न्यायपालिका, और 5 में है लिखित संविधान। ये तीनों यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर डी। तो व्याख्या देखिए, परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है, और यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जिससे प्रत्येक अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हो और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी भी हो, न कि एक दूसरे के विरोधी। संघात्मक शासन की निम्न विशेषताएं होती हैं।
कौन कौन सी संघात्मक शासन की विशेषताएं होती हैं? तो 2 सरकारें होती हैं, शक्तियों का बंटवारा, संविधान की स्वच्छता, लिखित संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की संरचना का जो समावेश है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद इसका है 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत के कितने संघीय क्षेत्र? तो ऑप्शन नंबर बी है, ये 6। ठीक है, टोटल 6 हैं। तो प्रश्नकाल के दौरान भारत में दिल्ली एनसीआर को छोड़कर 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के गठन तथा 26 जनवरी 2020 में दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव एक करने के बाद वर्तमान में दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में 7 संघीय क्षेत्र है। वर्तमान में संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। ठीक है, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, मॉरिस जोन्स ने कहा था ये। ठीक है, मॉरिस जोन्स जो है कि भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहते हैं। आइवर जेंगिंस कहते हैं यह मजबूत केंद्र वाला संघ है, और ग्रेनविल ऑस्टिन इसे सहकारी संघ व्यवस्था मानते हैं। अब संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही है, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आपका संविधान सभा की बैठक शुरू हुई थी, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है उसके द्वारा संविधान सभा भारतीय अभिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई थी। अतः प्रश्न के अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्याख्या भी आपका बिल्कुल सेम ही यहाँ पर दिया गया है। तो स्वतंत्रता से के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एम.एन. रॉय ने। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के पूर्व कई भारतीय नेताओं ने संविधान निर्माण के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें सबसे पहले एम.एन. रॉय ने यह मांग उठाई थी। ठीक है, इस संदर्भ में वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे और कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। इसी तरह से वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। कालांतर में वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए संविधान सभा के बारे में फैक्ट। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य, जिसमें से 9 महिलाएं थी, इन लोगों ने हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव यानी कि वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, 20 नवंबर 1946 को वायसराय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए थे। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उपदेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के फलस्वरूप आपका पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर हो गई 299 रह गई थी। ठीक है, जिसमें आपको भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, देखिए आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए संविधान निर्माण में कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें कि कुल अवधि 165 दिन हुई थी। ठीक है, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। ठीक है, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। देखिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को किया गया था, और अगर अंगीकृत पूछेगा तो
26 नवंबर 1949 बताइएगा आप, ठीक है, याद रखिए, कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं होना है। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए 284 सदस्यों द्वारा 284, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, ठीक है। देखिए, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग जो की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 में फैजपुर अधिवेशन में की थी, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है, ये कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी, ठीक है। तो यहाँ व्याख्या जो है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह कहा गया था, उन्होंने 10 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान पर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कथन कहा था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, बी नंबर सही, ऑप्शन नंबर 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी से कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। संविधान निर्माण की संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन यानी कि कुल अवधि 165 दिन थी, ठीक है। इसकी 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर सी होगा, क्योंकि 11 + 1 12 हो गया है। यहाँ पर अगर 11 है तो ऑप्शन में तो 11 आप लगा देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, बी.एन. राव को, ठीक है। तो बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। अब मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया था? ठीक है, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। भारतीय संविधान की उपदेशिका को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूएसए के संविधान से ली गई, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है यूएसए के संविधान से ग्रहण की गई। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 12 से 35 है, ठीक है। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। इसी प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि उपबंध भी अमेरिका संविधान से ली गई, यानी कि यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ये बताना। ऑप्शन नंबर बी होगा, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, ठीक है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में दिए गए निर्णय के अनुसार सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। वरना संवैधानिक लक्ष्य का एवं अधिकार है ये, ठीक है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 दिए गए हैं, और कानून के समक्ष समता अनुच्छेद समानता यानी कि अनुच्छेद 14, ये सब मूल अधिकार है, और जो ऑप्शन में ये दिया गया, ठीक है, सिवाय किसको छोड़कर? ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर, ठीक। मौलिक अधिकार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान भाग 3 के अंतर्गत इसका अनुच्छेद है 12 से 35 है, ठीक है। मौलिक अधिकार कौन कौन से? समानता के अधिकार है, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद जो है 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद जो है 14 क्या सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद जो है 14 जो है विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक
कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। ठीक है, देखिए विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 हो गया। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यह अनुच्छेद 15 में आ गया। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यह अनुच्छेद 16 है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की बात जो है, ये अनुच्छेद 17 में दी गई। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद जो है 19(1) का में आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी इसी में नहीं निहित है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) ठीक है का में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित किया है। सूचना के अधिकार को, आरटीआई को भी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद 19(1) में संगम एवं संघ या फिर सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के 6 के तहत कोई की आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के 4 का लोप कर दिया गया। अनुच्छेद 20 का संबंध जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी कि जीवन के अधिकार से। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता जो शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी इसमें निहित है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। ठीक है, अनुच्छेद 22 में कुल कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाना, खनन आदि परिसंकटमय क्षेत्र के नियोजन को प्रतिषेध करता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 अनुच्छेद में दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित। अनुच्छेद 29 का संबंध जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में संविधान के 44वां जो संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 300 के तहत इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। पहले ये मूल अधिकार में था। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों को अधिकार दिया गया है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई। ठीक है सर, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करता है, जिन्हें आपका प्रदेश या फिर इसको रिट कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या ब्राहा जो बाहरी आक्रमण है उसके कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने की पर है। ठीक है, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। और नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य यानी कि वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल अधिकार में आपका 9 मौलिक अधिकार था। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार का जो संरक्षण है उसका दायित्व न्यायपालिका के पास है। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज
में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई, यानी छुआछूत के उन्मूलन के। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है, 17 अनुच्छेद। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया पहले भी यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है नहीं के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 20 से 22 में ये समाहित नहीं। बाकी ये सब सही। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया, बी को छोड़कर, ठीक है। अब व्याख्या देख लीजिए, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 तथा 24 में दिया गया मूल अधिकार है ये, ठीक है। अनुच्छेद जो है 23 जहां मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के कारखानों या खान आदि में नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता अधिकार, शेष सभी विकल्प जो है ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो ये कथन देखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद जो है 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या कोई भी काम या व्यापार करने का अधिकार को सुरक्षित करता है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद जो है 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। नीचे दिए गए कोट में ये दोनों उत्तर ही सही है, देखा जाए तो व्याख्या भी वही सेम है। इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देख लीजिए। अच्छा, ये तो हमने इधर देख लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैच करके देखते हैं किससे किससे मैच हो रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुमेलित यहाँ पर करके दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए, एक तरफ मौलिक अधिकार है, एक तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग करने वाला बराबर पूछा जाता है। देखिए, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। अनुच्छेद ये सूची सेकंड में अनुच्छेद 13 दिया गया है, जिसमें कोर्ट में कोई विकल्प, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ऐसे कोर्ट में कोई विकल्प ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। और तो इस हिसाब से यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए, तो व्याख्या के हिसाब से आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है। ऑप्शन नंबर डी से अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए, वह कौन सा। ऑप्शन नंबर सी से अनुच्छेद 21 में। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही। डी में क्या है, 3412, यानी कि उपाधियों का निषेध तो है जो है आपका ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है। और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद ये 26 में दिया गया है। यानी कि ए का 3 होगा, बी का हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, सी का क्या होगा, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये अनुच्छेद 29 में ये दिया गया है, सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। डी का क्या होगा, शिक्षा का अधिकार, कौन सा बच गया, अनुच्छेद 21 का काम है, यानी कि डी का 2 होगा, ठीक है। ऐसे करके मैच होगा 3412, ठीक। यहाँ पर इसको देख लीजिए। अब नीति निर्देशक तत्व देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे समान आचार संहिता, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 का उल्लेख किया गया, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1) का ए में, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है, और विधि के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14। मूल अधिकारों के अंतर्गत ये सब आते हैं। लेकिन निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने का के लिए निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 14 में दिया गया है ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, मुफ्त कानूनी सहायता। ये जो मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक
संस्थानों स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 50 में दिया है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दिया गया है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपर कार्य आदि। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा अन्य प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य जो है कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का के अनुसार जो है राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार जो है राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आपका नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार जो है राज्य जो है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंधन करेगा। 46 में क्या दिया गया है, राज्य जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 में जो है लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के प्रयास के लिए दिया गया। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राज्य के निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि ये उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 43 का ए में ऐसा दिया गया है कि जो कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को उल्लेखित करता है। ठीक है। 43 ए में जो संविधान का भाग 4 जो है राज्य के निर्देशक सिद्धांत में अभी ये सूचीबद्ध है ऐसा। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त सभी, यानी कि समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। देखिए, जैसा कि नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया इसका उल्लेख, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्वों को। नेक्स्ट है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये अंग है, समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए, अनुच्छेद 39 के घ में दिया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को जो है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट देख लीजिए। केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। कई बार प्रश्न यहाँ पूछा जाता है, ठीक है, ये कथन के बारे में। ग्रेन ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। ठीक है। BN राव ने नीति निर्देशक तत्व को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता बताया है। अनुच्छेद 39 का को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व को प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति जो है गैर न्यायोचित अवाद योग्य है। ठीक है। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। जिसको नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन कौन सा 42वां, 44वां, 86 और 97 है। ठीक है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 39 का घ में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। मूल अधिकार जहां व्यक्तियों से संबंधित है, वहीं नीति निर्देशक तत्व क्या है, राज्य से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 51 प्रावधानित करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और विधि संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350 का में संविधान के भाग 4 से बाहर का नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित दोस्तों। ठीक है। और प्रसूति सुविधा जो है अधिनियम 1961 अनुच्छेद 42 को लागू करने के लिए बनाया गया है। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है, मैच करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर है होगा। ए में क्या दिया गया है, ए का क्या होगा,
ए का 1 यानी कि अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ए का 1 हो गया। बी का क्या हो गया? बी का हो जाएगा 2 यानी कि अनुच्छेद 41 जो है काम करने का अधिकार से संबंधित है। और सी का 3 हो जाएगा 44 जो है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। और डी का 4 यानी कि अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित है। मतलब ये 1 2 3 4 पूरा मैच है ये यहाँ पर। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का डी का 4। अब मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को की सिफारिश की थी, किंतु संसद ने इसे 2 और मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, याद रखिए। फैक्ट देख लीजिए मौलिक कर्तव्य का इंपॉर्टेंट। तो ये मूल कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कुल ये 42वें संशोधन द्वारा 1976 द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 4 का के तहत। वर्तमान में भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86 संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और कुछ देख लिया जाए इंपॉर्टेंट है। यदि माता पिता का संरक्षक है, ठीक है, यदि माता पिता या फिर संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। यह 11वां मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य जो संविधान में भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। देखिए, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जो कि वर्तमान में 11 हो चुकी है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे। ठीक है, मूल कर्तव्यों को आचार आदेश भी कहते हैं। ठीक है, देखिए भारत का राष्ट्रीय जो है ध्वज है उसका वो आयताकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां हैं, ये सब तो आपको मालूम ही होगा। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली बकाया द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्न की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, इसका तो हम लोग डिस्कस यहाँ कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी वही सेम स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। ठीक है, ए का 2 से मैच कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर। ए का 2, बी का 4, ए का 2 हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग में दिया गया है। और बी का प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये अनुच्छेद 51 का के छा में दिया गया, यानी कि बी का 4 से मैचिंग है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सी का 1 से मैचिंग हो गया, यानी कि ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना अनुच्छेद 51 का के जा में दिया गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया सी का 1। और डी का बचा 3, यानी कि राज्य की लोक सेवाओं में आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अलग करना, तो ये अनुच्छेद 50 में ये दिया गया है, डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्न में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डी नंबर 1, 3 और 4, यानी कि 1, 3, 4 में क्या क्या है? 1 में है देश की रक्षा करना, 3 में क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, और 4 में है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये हो जाएगा। 2 यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, 1, 3, 4 होगा। देखिए, देश की रक्षा करना अनुच्छेद 51 का के घा में है, हमारी सामरिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण अनुच्छेद 51 का के चा में है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 का के झा में है, अतः विकल्प 1, 3, 4 जो है सही।
अब देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही है, भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों, भारत का राज्य चिन्ह जो है सारनाथ का स्थित अशोक स्तंभ जो है, जिसे कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड है। ठीक है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता, जो कि वर्तमान कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था, सबसे पहले 1911 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 जिसमें आपका राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दार थे। ठीक है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के अंतर्गत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा था। ठीक है, यहाँ देखते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक दोस्तों, वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, 2008 में, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, कुछ फैक्ट देख लीजिए पहले। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 56(1) के का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि दी गई, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 56(1) का ख के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, 61 का 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसे लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया और 14 दिन से पहले सूचना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो अनुच्छेद 78 जो है इसमें दिया गया राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। अनुच्छेद 108 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है, देखिए बुला सकते हैं, बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन अगर बोला जाए कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 111 भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक यानी कि धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। भारत का राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 ये कहता है। ठीक है, 53 में। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा ये यानी कि 1/6/1995 से प्रभावी है। इसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचित मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। देखिए, अगर पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, और देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी जो हैं 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अनुच्छेद 58 जो क्या कहता है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ दी गई हैं, जिसमें कि भारत का नागरिक होना चाहिए उसको और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। भारत
में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर ही बनाया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति आधिकारिक पद जो है क्रम में राष्ट्रपति के बाद आते हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में दिया गया भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो अनुच्छेद और इम्पोर्टेंट कौन सा है यहाँ पर, देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह यानी कि 2018 के संसद संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है पद ग्रहण की तिथि से पद ग्रहण जब से किए हैं तब से 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। अनुच्छेद 67 में प्रस्तुत खंड का के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 69 में है, उपराष्ट्रपति जो है आपका वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निर्मित नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में देख लीजिए। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, गोपाल स्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर, ठीक है। तो 1949 में प्रस्तुत की गई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की गई थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी? ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का, ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री के दायित्वों का, ठीक है। प्रधानमंत्री के दायित्व दिए अनुच्छेद 78 में, ठीक है। कर्तव्य होकर प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह आपका संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्रिमंडल में के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें और संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उनको देनी चाहिए। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। देखिए, मंत्री परिषद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। अनुच्छेद 74 का 1 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के 2 में क्या दिया गया, मंत्री जो है राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 75 के 3 में मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है, लोकसभा के प्रति। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। जुलाई 2025 तक केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या 53 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड आंकड़ा है, कितना है, 53 है वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या 53 है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति जो है अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है इसको, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या फिर अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल किया गया है। 74(2) में, अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी
कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ठीक है, अनुच्छेद 75 का 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अगर अनुच्छेद 75 का के अनुसार क्या दिया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 75 के 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले मंत्रियों की संख्या को नियत किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो वो बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इस बात को याद रखिए। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद अपना पद धारण करते हैं। अगर हम संसदीय शासन की बात करें तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही नहीं है। मंत्रिमंडल के सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ठीक है, ऐसा ये नहीं है, ये रॉन्ग है। बाकी ये सब कथन सही नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। सी क्यों गलत है? क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन यानी कि लोकसभा, निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोला जाता है। और साथ साथ उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है। ठीक है, और लोकसभा विघटित हो जाती है। इसका भी हो सकता है, यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कार्य वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देख लेते हैं। डी यहाँ पर सही है। कथन गलत है और कारण सही है। कथन गलत है। कथन में क्या दिया गया है? भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। ये कथन यहाँ पर रॉन्ग है। कारण जबकि सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 73(3) में क्या दिया गया है? संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। याद रखिएगा यहाँ पर। तो इस वजह से कथन ए नंबर जो है वो गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो है मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो अनुच्छेद 75 के 5 में दिया गया है, आपको 6 माह के अंदर क्या है, संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो इस वजह से आर यहाँ पर सही हो जाता है। रीजन यहाँ पर सही है, कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य? ऑप्शन नंबर सी से चंद्रशेखर थे। ठीक है, तो देवगौड़ा, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य, जबकि चंद्रशेखर जो है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के बीच जो है भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वे बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से के सांसद थे। अब हम संसद के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा। ए में क्या है? 1 और 3 सही है। 1 में क्या है? धन विधेयक का पुनर्स्थापना, और यहाँ 3 में क्या दिया गया है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यानी कि 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ये शक्तियाँ जो है केवल लोकसभा के पास है। ठीक है, ये दोनों शक्तियाँ, धन विधेयक का पुनर्स्थापना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर व्याख्या भी। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौड़ है। अनुच्छेद 109 के अनुसार जो है वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी कि कैग द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की मूल जिम्मेदारी निहित किसमें है? ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद में ये निहित है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 151 का 1 के तहत जो है कैग जो होते हैं इसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः कैग की टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? संसद की होती है।
भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है भारत में राज्यसभा जो होती है। ठीक है, अब संसद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय को उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। ठीक है, और लोकसभा के कम से कम वर्ष में 1 साल में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद जो है 100 का 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, 48 भेजता है, और फिर पश्चिम बंगाल 42 भेजता है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, यूपी है, दूसरे पर महाराष्ट्र हो गया, तीसरे पर पश्चिम बंगाल। ये क्रम से सजाने को दे सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत देता भी है, और ये लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। ठीक है, प्रथम लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था तथा इसका पहला अधिवेशन जो है 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने और 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे थे। ठीक है, पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंकर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि दूसरी लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, जो कि 2009 से 2014 तक थी। ठीक है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला 26 जून 2024 को बने थे, और 17वीं जो है लोकसभा है वो 2019 से 2024 के भी अध्यक्ष थे। ये कौन? ओम बिरला। ठीक है, संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वे विघटित नहीं होती है, लोकसभा विघटित हो जाती है, उसको निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की 250 निर्धारित की गई। ठीक है, अनुच्छेद 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक निर्वाचित यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मैचिंग वाला है यहाँ पर दिया हुआ ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैचिंग, 1 मिनट, यहाँ सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, मैचिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए में क्या, असम में मतलब आपका कितनी है सीट है? राज्यसभा की सीट की संख्या 6 है, ये गलत है यहाँ पर। बाकी ये सब यहाँ पर सही है, छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, यूपी में 31। ठीक है, ये यहाँ पर सही सुमिलित नहीं है, तो असम जो है सुमिलित नहीं है। ठीक है, असम में कितनी है? 7 है, जबकि यहाँ ऊपर में 6 दिया गया है, 7 होगी, याद रखिएगा, 7। असम में 7 आपका 7 राज्यसभा सीटों की संख्या है असम में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, 12। ठीक है, 12, ये 12 ऐसे सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित है, इनमें से 238 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा 12 जो है मनोनीत किए जाने की व्यवस्था है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा के किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, 2 से अनधिक। ठीक है, ये अनुच्छेद 331 के अनुसार जो है, अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो यह लोकसभा के उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकेगा। 104 जो है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को शामिल किया गया था, निरसित कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित
निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। असम, तेलंगाना और पंजाब में कितनी? 7 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। कहाँ? 11 सीट आंध्र प्रदेश, 11 गुजरात और मध्य प्रदेश में। ये 11 सीटें हैं तीनों जगह पर, ठीक है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, गुजरात में भी 11 है और मध्य प्रदेश में भी 11 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, नागालैंड, पुडुचेरी, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम तथा सिक्किम में राज्यसभा की 1-1 सीट है, ठीक है। पश्चिम बंगाल तथा बिहार में राज्यसभा की कितनी? 16-16 सीटें हैं दोनों जगह, ठीक है। तथा उड़ीसा एवं राजस्थान में 10-10 सीटें हैं, ठीक है। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों में मात्र 3, जिसमें कि दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होने का प्रावधान है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख में विभाजन जो है अगस्त 2019 के बाद से वर्तमान में इसका कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है, ठीक है। यहाँ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना यानी कि 87th जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। 84 जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष जो है 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा, 2026 तक, ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन जो है अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन कौन? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 94 के ग में ऐसा दिया गया है। अब न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करते हैं। हालांकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत है, ठीक है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों तथा अनुविधिक अधिकारों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संक्रियता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सही, जनहित याचिका से ही ये संबंधित है, ठीक है। न्यायिक संक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। न्यायिक सक्रियता जो है न्यायपालिका द्वारा सामाजिक न्याय व नागरिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सक्रिय रूप से भागीदारी को संदर्भित करती है। शक्ति का उपयोग इसमें प्रायः कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप स्वरूप होता है। इसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका लोक नीति निर्माण व सामाजिक परिवर्तन में प्रत्यक्ष योगदान देने का कार्य करती है। इसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सही है, जनहित याचिका से संबंधित है ये, ठीक है। जनहित याचिका से संबंधित है। ये भारत में मुख्यतः जो 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए ये कथन और कारण वाला ये प्रश्न है यहाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या दिया गया? ए में ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है। तो ए में क्या दिया गया है? कथन देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, ठीक है। और कारण है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है, ठीक है। सही उत्तर का चयन किए गए। ये अगर देखा जाए तो ए में दोनों आपका सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। देखिए भारतीय नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च ये सुप्रीम कोर्ट के अपेक्षा काफ़ी अपेक्षा जो है अच्छी स्थिति में। अनुच्छेद 226
में जो है उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में हम लोग रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 159 के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अनुच्छेद 159 के अनुसार देखा जाए तो राज्यपाल जो है अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपलब्धता में आपका उस उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समक्ष शपथ लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए न्यायपालिका से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 138 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को है। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या फिर आधारिक संरचना यानी कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है, इसका सिद्धांत का शुरू क्या है? न्यायिक व्याख्या है। ठीक है, केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च या सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय की समीक्षा की जा सकती है। यदि यह संशोधन संविधान के मौलिक यानी कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह संशोधन असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यह निष्प्रभावी हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबादकर होती है। ठीक है, अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है विधि या फिर तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर आपका सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के लिए भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक में प्रावधान किया गया है। किसके लिए? हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 214 से 231 तक के लिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा यानी कि साझा जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, यानी कि 2 राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है भी अभी कई कई स्टेट में। तो अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। यह अनुच्छेद 215 कहता है। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य क्या है? कि उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा ये जो निचली अदालतें हैं उच्च न्यायालय के आदेश को। ठीक है, तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय में की सभी शक्तियां होंगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 223 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने या फिर अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 226 क्या है? इसके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई, अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, 227 में उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों या पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है तथा उनमें 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर है। ठीक है, टोटल आपका हाईकोर्ट कितने हैं? 25 हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 1862 में क्रमशः कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से 237 तक में अधीनस्थ न्यायालय हेतु प्रावधान किया गया है कि निचली अदालतों के बारे में कहा गया है। ठीक है, यानी कि जिला अदालतें हो गई ये सब। ठीक है, अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। 235 के तहत। ठीक है, लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। देखते हैं आप लोग कि लोक अदालतें लगाई जाती हैं बीच बीच में। ठीक है, मामलों के बहुत ज़्यादा मामले जब बढ़ जाते हैं उनका निपटारा करने के लिए। केंद्र राज्य संबंधित से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित किया गया था? कब?
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही 1990 में। ठीक है, तो भी देख लीजिए, केंद्र राज्य से संबंधित। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिनके यहाँ विधानसभा है, संघ प्रदेशों के प्रशासक जिनके यहाँ विधानसभा नहीं है, इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए गए मंत्रिमंडल स्तर के 6 मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस राज्य का राज्यपाल भी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों के सदस्य के रूप में भाग लेता है बैठक में। ठीक है, 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 239 का द्वारा दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। संविधान के अनुच्छेद 239 का के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय का के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 239 का को संविधान के 69 संशोधन अधिनियम 1991 की धारा 2 द्वारा 1 फरवरी 1992 से अंतस्थापित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 239 का के अनुसार राष्ट्रपति ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधानसभा होगी। देखिए आरआर सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए। ठीक है, न्यायमूर्ति आरआर सरकारिया की अध्यक्षता में। ये देखिए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोग जैसे समितियों में राजमन्नार समिति यानी कि 1969 में इसका गठन किया गया था, और पुंछी आयोग 2007 में इसका गठन किया गया था। ये सब याद रखिएगा आयोग कब कब इसका गठन किया गया था। ठीक है, मैचिंग करने को पूछ दिया जाता है। ठीक, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लिखित है। अनुच्छेद 245 एक के अनुसार संसद भारत में संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए तिथि बना सकेगी। ठीक है, विधि बना सकेगी, और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। अनुच्छेद जो है 248 के अनुसार अपशिष्ट विधायी शक्तियां जो है संघीय संसद को सौंपी गई हैं। अनुच्छेद 250 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों या फिर माल या सेवा कर पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होगी। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाना उल्लिखित। अनुच्छेद 253 के तहत क्या है, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय किए गए किसी विनिश्चय में कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी विधि बनाने की शक्ति है, कोई विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 267 एक के तहत आपका संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 262 के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई। संविधान ये जो है 101वां जो संशोधन का था उसके तहत अधिनियम 2016 से अंतस्थापित नए अनुच्छेद 279 के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी नंबर, यहाँ होगा बी में क्या है 1, 2 और 4 यहाँ पर
जो दिया गया है वो सही है, 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, और 2 है क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण, और 4 है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है, दिल्ली को। ठीक है, तो आपका व्याख्या भी वही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किसे शिशुओं और आवश्यकों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार को। मतलब संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 245 से 255 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध का उल्लेख करता है। ठीक है, इस अनुच्छेदों में व्यवहारिक क्रियान्वयन हेतु संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में संघ सूची, सूची 2 में राज्य सूची, और सूची 3 में समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। ठीक है, और तब है कि शिशुओं और अल्प वयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों को है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 12। भाग 12 में ऐसा दिया गया है। मूल भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। प्रश्नगत भाग इस प्रकार कौन कौन सा है? भाग 10, जो देखिए जो और ऑप्शन दिया गया है, भाग 10 में जो है अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र के बारे में, भाग 11 में संघ और राज्यों के संबंध के बारे में, भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद के बारे में, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में भाग 13 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है ये कि योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती थी। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी मंत्रिमंडल ये मंत्रिमंडल जो है स्तरीय मंत्री, विधानसभा युक्त यूटीएस यानी यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री, अन्य यूनियन टेरिटरीज के प्रशासक एवं नीति आयोग के सभी सदस्य इसके प्रधान सदस्य होते हैं। ठीक है, आपात उपबंध से रिलेटेड प्रश्न अब देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर डी है, कभी नहीं। मतलब वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया है यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता के बाद अभी तक। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई। संविधान में आपात उपबंध का वर्णन जो है भाग 18 में निहित है। अनुच्छेद आपका 360 में वित्तीय आपात के बारे में दिया गया है, 360 में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा हो? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, केवल 1 और 3 यहाँ पर कथन सही है। मतलब 1 और 3 में क्या दे रखा है? पहला में बाहरी आक्रमण का खतरा हो, और तीसरे में क्या है? सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तभी ऐसा घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के भाग आपका 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन उपबंध के बारे में है। भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो। 1978 के 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83 के 2 के परंतुक के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तथा आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो इस हिसाब से विकल्प डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3 वर्ष के लिए। अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक परिवर्तन में रह सकती है। ठीक है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प जो है आपका संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय एक
पहला नंबर क्या होगा, संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा हो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत परिवर्तित हो। और दूसरा में क्या है, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, पेप्सू में। ठीक है, पेप्सू में। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी कि पेप्सू, ठीक है, पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। ठीक है, पेप्सू संघ का पंजाब में विलय किया गया था, किसमें, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, के एम नंबियार ने यह बात कही थी। ठीक है, के एम नंबियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकाल अधिकार संविधान के साथ धोखा है। अब आपात उपबंध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार यानी कि 1962, 1971 और 1975 में घोषित किया गया है। ठीक है, 3 बार। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित है। ठीक है, संविधान में 3 स्थितियों में आपातकालीन की व्यवस्था की गई, युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण तथा वित्तीय आपात के कारण। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र में पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, जितने भी राज्य हैं केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर या उसका संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के 3 के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 350 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहते हैं ये। ठीक है, आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 83 का 2 में है आपका परंतु के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार जो है 6 माह से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 172 का 1 में अनुच्छेद 172 का 1 के परंतु के अनुसार संसद आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 में राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों को प्रावधान का उल्लेख करते हैं। ठीक है, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 358 के तहत, तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार खुद ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों यानी कि अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर के सभी अधिकारों को निलंबित संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। देखिए, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, देखिए मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आपका आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं लोक सेवा आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी से अनुच्छेद 317 के तहत। ठीक है, 317 के तहत हटाया जा सकता है। कदाचार की जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 317(3) के अंतर्गत अध्यक्ष जो है सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के 3 स्वतंत्र आधार दिए गए हैं। कौन कौन से? दिवालिया घोषित हो जाना, पदावधि में किसी अन्य नियोजन में समवेतन कार्य करना व राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग को निम्न में से किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही है। डी में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही है। ठीक है, मतलब कि आपका संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश और परंपरा, ये सभी सही है चारों यहाँ पर। ठीक है,
संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, देखा जाए तो अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रति वर्ष प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक आपका ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है ऐसा, अनुच्छेद 321 के अनुसार। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या फिर विधि द्वारा गठित अन्य नियमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं से संबंधित आपका अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा, राज्य की संचित निधि पर। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है 322 के अनुसार जो है संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जो है आपका संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा इसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 में। ठीक है, अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है आपका राज्यपाल के पास होता है इसका अधिकार। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत जो है आपका यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस जो होते हैं इसके आयोग की कार्य शक्तियाँ या फिर कृत जो है आपका फंक्शन वर्णित है 320 के तहत, अनुच्छेद 320 में। ठीक है, अनुच्छेद 321 के तहत संसद विधि द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की कार्य शक्तियों का विस्तार कर सकती है। ठीक है, संविधान और संसदीय विधियों के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग को कार्यकारी नियमों, विनियमों और आदेशों तथा स्थापित परंपराओं से भी कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। ठीक है, देखिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। कदाचार की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 317 के 3 के अंतर्गत अध्यक्ष यानी या फिर सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने के 3 स्वतंत्र आधार दिए गए। कौन कौन से? दिवालिया घोषित हो जाना, पदावधि में किसी अन्य नियोजन में सवेतन कार्य करना, या फिर राष्ट्रपति की राय में मानसिक व शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हैं। ठीक है, अयोग्य हैं। अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को अपने कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान है। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग जो है 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है रास बारकर थे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लोक सेवा आयोग का नाम जो है आपका संघीय यानी कि फेडरल लोक सेवा आयोग रखा गया था। फेडरल लोक सेवा आयोग का नाम जो है संघ यूनियन लोक सेवा आयोग जो है 26 जनवरी 1950 को पड़ा था, यूपीएससी नाम पड़ा था। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम जो है आपका 1935 के द्वारा 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग स्थापित हुए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1937 में गठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य थे। ठीक है, 1937 में गठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री D.L. ड्रेक ब्राकमैन थे तथा 2 सदस्य कौन थे? राय बहादुर मान सिंह और खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद थे। ठीक है, अब पंचायती राज के बारे में हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा भाग पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर सी से ये तहसील स्तर, मतलब तहसील स्तर जो है सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने वर्ष 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों यानी कि 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ, जैसे कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। ठीक है, मतलब यानी कि तहसील स्तर पर नहीं हुआ था। ठीक है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही है, बी में आपका है राजस्थान ने। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सबसे पहले आपका राजस्थान में हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर
जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा बी नंबर। बी में क्या दिया गया है? तो कृषि आय पर कर, ये ग्राम पंचायतों की आय का आपका साधन नहीं है। तो व्याख्या देख लीजिए, राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ऐच्छिक दान या फिर उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर ग्राम पंचायतों की आय का साधन है, जबकि कृषि आय पर कर का अधिकार राज्य सरकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को क्रमवार रखना है, तो क्रम से इसको सजाना है। ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब पहले नंबर पर आएगा बी आर मेहता समिति, दूसरे पर आएगा अशोक मेहता समिति, तीसरे नंबर पर आएगा राव समिति, फिर चौथे पर आएगा एल एम सिंघवी समिति। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 को हुआ था, ये सबसे पहले इसका गठन हुआ था। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977, फिर जीवी के राव समिति आपका 1985 में, और एल एम सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 73वां संशोधन ने। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है आपका स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचना किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में ऐसा किया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ऋणा तक पंचायती राज से 3 सोपानों का वर्णन है। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 संविधान में जोड़ा गया, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की अनुशंसा की गई? ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा। ठीक है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार के योग्य बनाना। ठीक है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है ये। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। ठीक है। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है? ऑप्शन नंबर डी होगा, लिंग और जाति। ठीक है। तो पंचायतों में अध्यक्ष पद आरक्षण का आधार क्या है? लिंग और जाति है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जो है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति को उसकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा ए में पहला, दूसरा और तीसरा 3 कथन इसमें सही है। कौन कौन सा? पहला में है, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। दूसरा है, यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली को पुनर्संरचना करता है कार्य प्रणाली की। ठीक है। और तीसरा है, यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। मतलब तीनों कथन यहाँ सही, चौथा जो है यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है। तो देखा जाए 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का तथा 243 से 243 या 6 तक आपका 18 नए अनुच्छेदों एवं एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया। यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। 74वां जो संशोधन है, संविधान संशोधन, इसकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए। निम्नलिखित 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। कार्यकाल जो है 5 वर्ष, हालांकि इससे पहले भी समाप्त कर दिया जा सकता है। अनुच्छेद 243 नाम है आपका, अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान किया करता है, तथा महिलाओं को कुल सीटों के 1/3, इनमें आपका SC और ST महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं, इनमें इससे कम नहीं सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है। यह सभी राज्यों में प्रयोज्य है। अतः स्पष्ट है कि कथन 1, 2 और 3 सही है, जबकि कथन 4 जो है गलत है। ठीक है।
अब पंचायती राज से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सुझाव दिया था। कौन सा? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार वस्तुकार किसे बोला जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में किया था। 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति वर्ष 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। ठीक है, देखिए 1988 में गठित पीके थुंगल समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। वी के राव समिति का गठन जो है 1985 में किया गया था, जिसने पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने की अनुशंसा की थी। ठीक है, 73वें संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, अनुच्छेद 243 घ के 3 के अनुसार पंचायतों में तथा अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार पंचायतों में तथा अनुच्छेद 243 न 3 के तहत नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 243 टाक के तहत पंचायतों में कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। ठीक है, शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा आपका संविधान में एक नया भाग जो है 9 का 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 243 थ के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है, जिसमें कि आपका नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत शामिल है। नगर पालिका के सभी सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन जो है राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। अनुच्छेद 243 1 के अनुसार आपका प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम जो आपको 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित हुआ था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सुझाव देने के लिए किया है। अशोक मेहता समिति अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट दी थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज ढांचे का सुझाव दिया था। ठीक है, अब देखा जाए जी के राव समिति का गठन जो है 1985 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन के मूल्यांकन और उसके सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। जी के राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास की संज्ञा दिया था। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने वर्ष 1986 में अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की थी। और देखा जाए तो पीके थंगुल समिति संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति के रूप में वर्ष 1988 में गठित हुई थी। पंचायती राज आपका संस्थाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए 1988 में V.N. गाडगिल की अध्यक्षता में गाडगिल समिति का गठन किया गया था। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया था। ठीक है, संविधान में जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ग्राम सभा का अभिप्राय ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन के नामावली में पंजीकृत लोगों से है। ठीक है, संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित है। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए राज्य विधानमंडल आपका अधिकृत है। पंचायतों का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लघु वन उपज। ठीक है, दुर्बल वर्गों का कल्याण, बाजार एवं मेले, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत और ग्रामीण आवास संविधान की 11वीं अनुसूची में के विषयों में शामिल हैं। विघटन के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि तक कार्य करती है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली में अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर आपका संसद द्वारा पेशा अधिनियम 1996 पारित किया गया था। पेशा अधिनियम जो है 1996 तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में लागू है।
देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणशील क्षेत्र में गठित पंचायत को नगर पंचायत कहते हैं। ठीक है, नगर पालिका का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के तहत होता है। नगर पालिका के चुनाव में मतदान करने की उम्र जो है 18 वर्ष तथा सदस्य बनने की उम्र 21 वर्ष है। नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वार्ड कहा जाता है। ये नगर पालिकाओं का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में किया जाता है। नगर पालिका का सीमा क्षेत्र जो है राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, किसी सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या आपका 21 हो सकती है। ठीक है, भारत में सहकारी समितियों का संवैधानिक मान्यता वर्ष 2011 में प्राप्त हुई थी। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक एफ निकोलसन को माना जाता है। ठीक है, संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। अब देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा, अनुच्छेद 52। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य सही है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सुमेलित नहीं देखा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है, न कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का, इसलिए ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से तथा अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। और सभी जो ऑप्शन है वो सब सही है सिवाय ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई? ऑप्शन नंबर सी सही है, 368 में आपका संविधान संशोधन है। ठीक है, तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 368 3 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है। कौन कौन सा? संसद के साधारण बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से तथा आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह नियुक्ति जो है आपका, इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है तथा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना, मतलब जब तक ये राज्यपाल चाहे। ठीक है, महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति में आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, महाधिवक्ता विधानसभा तथा विधान परिषद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है वो। ठीक है, यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी होगा, 226 अनुच्छेद जो है ये धन विधेयक की परिभाषा बताता है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपका अनुच्छेद 79 संसद का गठन के बारे में ये सही है। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल के बारे में सही है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही है, सिवाय अनुच्छेद 226 को छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं के बारे में बताया। ठीक है, तो संविधान ये अनुच्छेद जो है 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष या निर्धारित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रीटों या फिर प्रादेशों को जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ये सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 48 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पर अनुच्छेद 39 ए जो है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये तीनों सुमेलित है सिवाय ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए में, ग्राम पंचायतों का गठन जो अनुच्छेद 40 में है, समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 48 में होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 48 में नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 में नहीं होगा, ये किस में होगा? अनुच्छेद 50 में होगा। इस वजह से ये डी नंबर यहाँ पर मैचिंग नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैचिंग करने को बताना है। ठीक है, मैच करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। तो सी में क्या दिया गया है? ए का टू में मतलब अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, ए का 2 हो गया। अनुच्छेद 67 जो है किससे संबंधित है? अनुच्छेद 67 हो जाएगा आपका सी नंबर से मैच हो रहा है। 67 खा जो है
ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, ठीक है, यानी कि बी का 3 हो रहा है। और सी किससे हो रहा है, अनुच्छेद 94 जो है 4 से हो रहा है, 4 से स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 94 जो है ये स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 90 जो है ये 1 से मैच हो रहा है, बचा 1। तो 1 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग इसका देख लीजिए, यहाँ पर एक बार व्याख्या को ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आपका मैच करने वाला क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, बी नंबर हो रहा है मैच। यहाँ पर संवैधानिक संशोधन जो है ये 4 नंबर से मैच हो रहा है, अनुच्छेद 368 में है। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, वित्त आयोग के बारे में। और वित्तीय आपात जो है ये दिया है अनुच्छेद 360 में है, वित्तीय आपात। और अखिल भारतीय सेवाएं जो बचा ये 312 में है, ठीक है, 312 अनुच्छेद में दी गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मैचिंग कर रहा है। ये आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिए एक बार। प्रमुख अनुच्छेद देख लीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 53 जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 55 क्या बोलता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 169 क्या कहता है, राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या फिर सृजन करना। अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल में सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 सदन और सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में। 191 में विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्भरताएं क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 200 में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या फिर अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ठीक है। अनुच्छेद 201 में है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें हैं। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 में है हाईकोर्ट की कुछ रिट निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 का में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 खा में है सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध करना। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। 80 में राज्यसभा की संरचना है। 81 में लोकसभा का संरचना है। अनुच्छेद 83 का 1 में राज्यसभा का अस्थायी सदन है। और अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में। अनुच्छेद 323 के क में प्रशासनिक अधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। और अनुच्छेद 323 के ख में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।
और अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। 330 के क में है लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यानी कि 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा ये निष्प्रभावी किया गया है। 332 में क्या है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। 332 के काम में राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है। 333 में राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो कि 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा ये निष्प्रभावी कर दिया गया। 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। 334 के काम में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में 338 में दिया गया। अनुच्छेद 338 के काम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। 338 के काम है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। 340 में क्या है, पिछड़ा वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित हुई थी 343 में, ठीक है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के बारे में। 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में। अनुच्छेद 350 का में क्या है, प्राथमिक स्तर पर ये मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 के खामे भाषी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी है। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 301 में आपात की उद्घोषणा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्य की संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में ये उपबंध है, ठीक है। 356 में। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपात के बारे में ये उपबंध दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ ही पूरा भारतीय संविधान आपका कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लेलिस्ट हम बना देंगे, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।